नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का नामांकन खत्म होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने एक दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष के बिहार आने को बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज के रूप में देखा जा रहा है। जेपी नड्डा आज सुबह करीब 10 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर हनुमान मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। वहीं चुनावी अभियान का आगाज उन्होंने लोकनायक जेपी को याद करते हुए किया है और कांग्रेस समेत सभी विरोधी दल पर अपनी जमकर के भड़ास निकाली है। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की धरती से हमें प्रेरणा मिलती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करना, संपूर्ण क्रांति को याद करना, यह दीगर बात है, यह अलग बात है कि जो नेता जयप्रकाश नारायण के आशीर्वाद से राजनेता बने, मुख्यमंत्री बने, एक बार नहीं तीन बार मुख्यमंत्री बने, और जिस जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस पार्टी को किनारे करके जनता पार्टी बनाई थी, उस जयप्रकाश नारायण के शिष्य होने के बावजूद भी आज के परिस्थिति में कांग्रेस को गले लगा करके चल रहे हैं, उनके कहे कराए सारी चीजों का के साथ, जिसको कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। और जिस तरीके से विपक्षी दलों पर बरसते हुए दिखाई दिए, उन्होंने लोकनायक जेपी को भी याद किया, नानाजी को भी याद किया। और इस दौरान उन्होंने जेपी को याद करते हुए ये कहा कि जिस तरीके से जेपी के नाम पर कुछ लोग मुख्यमंत्री तक बन गए, लेकिन अब कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं। मिथिलेश मिश्रा हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से आज पहले पटना पहुंचे जेपी नड्डा और उसके बाद वो गया में पहुंचे और वहां पर वो जमकर के विरोधी दलों पर बरसे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के फिर से बीजेपी खास करके पहले नामांकन खत्म जिसकी चरण की शुरुआत की या सीधे तौर पे कह सकते हैं ये आगाज था, खास करके जयप्रकाश नड्डा का आगमन को लेकर के। सबसे पहले 10 बजे हुए जयप्रकाश नड्डा आते हैं, एयरपोर्ट से उतरते हैं, उसके बाद सीधे महावीर मंदिर जाते हैं। महावीर मंदिर जाने के बाद पूजा अर्चना भी होते हैं। उसके बाद जेपी जो पुराने आपके साधु हुआ करते थे, उनके जयप्रकाश नारायण उनकी माल्यार्पण भी करते हैं। उसके बाद गया के लिए कूच कर जाते हैं। गया में आम सभा उन्होंने किया था। वहां पर सबसे अहम बात उन्होंने कहा है कि आज उन्होंने एक किसानों के लिए एक सौगात दिया है। सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि 6,32,000 गाँव का अपनी खुद की स्वामित्व की बातें उन्होंने कहा है वहां पर कि आज से डिजिटल हो जाएंगे सारे कुछ। और सबसे अहम ये बातें उन्होंने जानकारी दिया कि आज से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खास करके पूरे भारतवासियों को एक सौगात दिया है। तो आज चुनावी जो आगाज था, उस आगाज में खास करके नड्डा ने ये सीधे तौर पर उनका यही कहना था कि जिस तरीके से जयप्रकाश किसानों के लिए रहा करते थे, आम आवाज की आवाज उठाया करते थे, तो उन्हीं की आज का जो जन्मोत्सव था आज के दिन ही लेकर के शुरुआत किया है। और उन्हें एक बात और भी कहा कि एक फाल्गु नदी है जहाँ पे सबसे पवित्र धर्म रहा है और यहाँ पे आगमन हमारी सबसे ज्यादा पवित्रता की बातें कही जा रही है। और साथ में उन्होंने पुरानी पौराणिक बातों को भी कहा कि भगवान राम का भी जो कहानी से जुड़ा हुआ रहा है। तो सीधे कहा कि एक आध्यात्मिक पुरुष होने के साथ साथ में एक राजनीतिक जो गुण होनी चाहिए, तो नड्डा में आज साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और काफी उन्होंने ऐसे की बातें भी कही है जो खास करके राजनीतिक गुण के अलावा ये साथ में जिस तरीके का रणनीति होनी चाहिए, तो रणनीति भी उन्होंने अपनाया है वहां पर। और एक बात वहां पर भी देखने को मिला है कि जितने भी वहां पे राजनीतिक समीकरण के लोग थे, खास करके हम पार्टी के जो सुप्रीमो हुआ करते जीतन राम जी, इसके अलावा जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को, क्योंकि जीतन राम मांझी का नाम ले रहा है इसलिए यहाँ पर श्रेष्ठ माना जा सकता है। ये क्षेत्र उन्हीं का है और उन्हीं की आगाज के लिए वो खुद जेपी नड्डा आए हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है यहाँ पर जेपी नड्डा के आगमन के बाद में जो द्वितीय चरण की जो शुरुआत है, यानी कि नामांकन की शुरुआत होने जा रहा है, उसकी या प्रथम चरण में जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी अहम होगी। खास करके राजनीतिक समीकरण के तहत में ये आगमन उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है।
बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बिहार में जो है चुनावी बिसात बीत चुकी है और बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान जो है वो अब शुरू कर दिया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के देवरिया में कांग्रेस नेताओं में आपसी हंगामा देखने को मिला है और वो भी एक राष्ट्रीय नेता के सामने। कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सचिन रैना के सामने उपचुनाव को लेकर के बैठक चल रही थी। इसी दौरान कांग्रेस की महिला नेता ने हंगामा कर दिया और टिकट दिए जाने वाले नेता को उन्होंने रेपिस्ट बताया। इसी बात को लेकर के वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने महिला नेता की पिटाई भी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और महिला सम्मान को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन इस मामले में आरोपी नेता मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को निराधार बताया है और विरोधियों पर निशाना साधा है। वहीं पीड़ित कार्यकर्ता ने यह कहा है कि चाहे जान चली जाए लेकिन पार्टी की छवि को खराब नहीं होने देंगे और किसी रेपिस्ट को टिकट नहीं देने दिया जाएगा। बहुत ही आज अन्याय हुआ है। मैं अपनी बात सचिन नायक जी से रख रही थी कि आपने जो टिकट दिया है एक रेपिस्ट को दिया है तो इससे समाज में कांग्रेस पार्टी की छवि खराब होगी। आप किसी और को दे दीजिए जिसका चरित्र सही हो। ये बात कहते ही कि वहाँ पर जो किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मारपीट शुरू कर दिया। क्या मैं अपनी बात नहीं रख सकती हूँ? और दूसरी बात ये कि ये लोग कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये लोग पता नहीं क्या चाहते हैं कि कांग्रेस को किस तरह से बदनाम कर करके जो है मिटा दिया जाए। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं 4 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ और मैं पार्टी के प्रति वफादारी निभाती रहूँगी, चाहे मेरी जान ही चली जाए। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगी कि किसी रेपिस्ट को टिकट दिया जाए, क्योंकि ये आरोप पूरी तरह निराधार है। किसी भी न्यायालय में, माननीय जिला न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, कहीं से मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध हुआ हो या विचाराधीन हो, तब इस तरह की कोई बात करे तो अच्छा लगता है। ये तो पूरी तरह मेरे खिलाफ एक साजिश है, विरोधियों की साजिश है और इस साजिश में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। मेरी बढ़ती लोकप्रियता और इस चुनाव में विरोधी जो भी पार्टियां हैं घबरा के इस तरह की साजिश रच रही हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंजाब में नए किसान कानूनों का विरोध जारी है। विरोध के बीच केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार भी हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 29 किसान संगठनों को पत्र भेजा है, जिसमें किसान आंदोलनों का जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि भारत सरकार कृषि को लेकर के हमेशा गंभीर रही है और पंजाब में पिछले कुछ दिनों से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए सरकार बातचीत के लिए उत्सुक है और 29 किसान संगठनों के नेताओं को बातचीत करने के लिए 14 अक्टूबर को दिल्ली में बुलाया गया है। वहीं केंद्र सरकार के प्रस्ताव का किसान यूनियन ने स्वागत किया है। केंद्र सरकार से बातचीत करनी है या नहीं, इस पर किसान नेता 13 अक्टूबर को फैसला लेंगे और 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जालंधर में इस मसले पर अहम बैठक होनी है। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विनीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं किसान यूनियनों की तरफ से? देखिए, किसान यूनियन की बात करें तो सीधे तौर पर किसान यूनियन ये कहती हुई नजर आ रही है कि केंद्र की तरफ से उनको जो निमंत्रण मिला है बैठक का, वो उस निमंत्रण का स्वागत करते हैं, लेकिन बैठक में हिस्सा लेना है या नहीं लेना, इसको लेकर 13 तारीख को जालंधर के अंदर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें पंजाब की सभी किसान यूनियन जो है वो हिस्सा लेती हुई नजर आएगी। उसमें हर एक पहलू के ऊपर चर्चा की जाएगी। उसके बाद किसान यूनियन ये फैसला लेती नजर आएगी क्या 14 तारीख की बैठक में किसान यूनियन जो है वो शिरकत करेंगी या फिर नहीं, क्योंकि एक बड़ा मसला है। पहले भी केंद्र की तरफ से किसानों को इसी तरह का आमंत्रण मिला था, लेकिन किसान यूनियन ने उसका बायकॉट किया था। लेकिन अब 13 तारीख को एक बैठक होगी, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार यही कहती नजर आ रही है, टेबल पर बैठकर बात करो, आपके जितने भी शंकाएं हैं उसको दूर करने का काम करेंगे। तो ऐसे में टेबल टॉक होती है तो उसके क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं, और सबसे बड़ी बात जो 13 तारीख को बैठक होने वाली है उसका अहम नतीजा क्या निकलेगा। क्या किसान जत्थेबंदियां राजी हो जाएंगी केंद्र के साथ बैठक करने को लेकर, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए विनीत बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंजाब में जो नए किसान कानून अब लागू किए गए हैं पूरे देश में, उनका पंजाब में अधिकतम विरोध अभी भी देखने को मिल रहा है। रेल रोको आंदोलन भी किसानों की तरफ से चलाया जा रहा है और इस बीच केंद्र सरकार अब किसानों से बातचीत को तैयार है। 29 किसान संगठनों को बातचीत का न्योता भेजा गया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब में किसान केंद्र सरकार के खिलाफ धरनों पर बैठे हैं। रेल रोको आंदोलन चलाया जा रहा है, जिससे रेल यातायात पर निर्भर सरकार का सारा कामकाज ठप होने की कगार पर है और खासतौर पर राज्य में निजी और सरकारी थर्मल प्लांटों के पास कोयले की कमी होती जा रही है, जिससे पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था ठप होने की आशंका है। इसी संकट को देखते हुए पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने किसानों से आंदोलन में ढील देने की अपील की है, ताकि मालगाड़ियों की आवाजाही हो सके। मंत्री मनप्रीत बादल ने किसानों से यह अपील की है कि रेल लाइनों से अपना धरना उठा दीजिए, पंजाब सरकार बहुत चिंता में है। किसानां ने जो हाड़ी की फसल बीजनी है तो उहदे च DAP ते यूरिया की जरूरत पैगी। इस वेले पंजाब के जिहड़े गोदाम है या स्टॉक है उहदे च सिर्फ 10% यूरिया बची है। जे रेलों की आवाजावी जिहड़ी ना चली तो मैनू लगता साडी हाड़ी की फसल लेट हो सकती है। दूसरी चिंता यह भी है कि कोला जिहड़ा है हुण पंजाब सिर्फ 3 दिन का बकाया रह गया, तो जे 3 दिन तो बाद जे रेल गड्डियां ना चलियां तो पंजाब दे विच मैनू लगता है जिहड़ा पावर कट्स जिहड़े है, पावर कट्स या शायद हो सकता है टोटल पावर शटडाउन ना हो जाए। अमनदीप हमारे संवाददाता बठिंडा से हमारे साथ जुड़ गए। अमनदीप, क्या कुछ जानकारी है? क्या किसानों पर इस अपील का कोई फर्क पड़ेगा? क्या किसान अपने आंदोलन से अब उठेंगे? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। अभी जो है किसानों द्वारा जो वित्त मंत्री द्वारा अपील की गई थी जिसको सिरे से नकार दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बात करें कोयले और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, अभी जो जरूरी वस्तुएं हैं उनकी कमी पंजाब में हो सकती है, उसको लेकर भी किसानों ने कहा है भी वह किसी भी हालात में जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो खाली नहीं करेंगे और जब तक ये 3 अध्यादेश वापस नहीं दिए जाएंगे तब तक वह इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे और रेलवे लाइनों पर डटे रहेंगे। जी तमाम जानकारी देने के लिए अमनदीप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने किसानों से अपील की है कि धरने में थोड़ी ढील दी जाए, आंदोलन में थोड़ी ढील दी जाए, ताकि मालगाड़ियां चल सकें और जो ज़रूरत का जो सामान है उसका यातायात किया जा सके, उसको लेकर के वित्त मंत्री ने यह अपील की थी किसानों से। लेकिन किसान कहीं ना कहीं इस मामले में अब आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये 3 नए कानून केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेगी। वहीं फरीदाबाद में नगर निगम का एक और कारनामा ग्रामीण लोगों को रास नहीं आ रहा है। फरीदाबाद के 26 गांवों के लोगों ने एकजुट होकर के पंचायत की है और डंपिंग ग्राउंड बनाए जाने का विरोध किया है। बता दें कि नगर निगम अब ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 74 इलाके में डंपिंग ग्राउंड बनाने की तैयारी में है, जिसका विरोध करते हुए आज ग्रेटर फरीदाबाद सहित फरीदाबाद के 26 गाँव के लोगों ने एक महापंचायत की है, जिसमें नगर निगम के इस फैसले का विरोध किया गया है और महापंचायत में लोगों ने ये चेतावनी भी दी है कि वो
वो इलाके में डंपिंग ग्राउंड किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अभी आप मेरा ले लो आप। पंचायत इसलिए की जा रही है कि हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इसमें बिल्कुल ही दिमाग से तो काम लेने वाले लोग हैं ही ना। बिल्कुल ही ये समझो जो कि जंगल राज है, कोई किसी प्रकार का भी प्रशासन में कोई निर्णय लेने वाला है ही नहीं। यहाँ पर जो डंप बनाने की जगह है, यहाँ ग्रेटर फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर जो किस किस तरीक़ा के 85, 90, 1 करोड़ से कम प्लॉट नहीं है, किस किस तरीक़ा से लोग लोन ले रहे हैं, किस किस तरीक़ा से लोग अपनी पूंजी को लगा रहे हैं। और ये बात जो यहाँ अच्छी शोभा देती है। कल है कि फरीदाबाद जो नगर निगम है, बिल्कुल मिर्ज़ापुर और सीही के पास जो ज़मीन है इनकी नगर निगम की, इस पे डंपिंग ग्राउंड बनाना चाहती है, क्योंकि बंदवाड़ी जो कचरे का प्लांट है, जो जहाँ पर ये फरीदाबाद का सारा कूड़ा डलता है, वहाँ एनजीटी ने आदेश करिए कि फरीदाबाद वहाँ पर कूड़ा नहीं डालेगा। तो इन्होंने बड़ी ही एक, मैं कहूँगा, एक तानाशाही फैसला लिया और गांव के बीचों बीच डंपिंग ग्राउंड बनाने का जो इन्होंने ये फैसला लिया, इसके विरोध में आज यहाँ महापंचायत हुई है। और यहाँ पर कई किलोमीटर तक चीलें, बाज, गिद्ध ये सारे यहाँ उड़ेंगे। यहाँ रहने के लिए जो ग्रेटर फरीदाबाद बनाया, इसका यहाँ कोई औचित्य नहीं है। और इसका हम पंचायत के थ्रू अगर कोई हमारा निष्कर्ष नहीं निकलता तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आज ये टेंट जो यहाँ लगा हुआ है, इस टेंट को उठा कर उसी जगह पे ले जाएंगे और दिन और रात वहीं बैठ के निगरानी करेंगे। सही मायने में ये जो बीजेपी सरकार है, ये किसान विरोधी है और यहाँ सारे किसानों का ही हमारा ये क्षेत्र है। आज थोड़ी बहुत ज़मीनें किसानों की बची हुई हैं, उसका सब किसानों का नाश करने के लिए भ्रष्टाचार के नाते ये यार्ड यहाँ बन रहा है। हम इसको यहाँ पे किसी कीमत पे नहीं बनने देंगे। चंडीगढ़ में स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि सोपू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुरलाल बराड़ की कार में गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। इंडस्ट्रियल एरिया में एक क्लब के बाहर वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार गुरलाल बराड़ गाड़ी में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था और वारदात में गुरलाल को 3 गोलियां लगी हैं। जानकारी के अनुसार सोपू के पूर्व अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट गुरलाल बराड़ क्लब में किसी जानकार की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए आया था और इस दौरान जब वो देर रात 12 बजे के बाद इंडस्ट्रियल एरिया के क्लब के बाहर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहा था, तभी बाइक सवार 3 युवकों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। करीब 7 से 8 गोलियां दागी गई, जिसमें से 3 गुरलाल को लगी हैं और वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची और गुरलाल को पीजीआई अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुंबई में एआरडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मालाबार रहील में रहने वाले सरदेसाई परिवार की पूना की जमीन को फर्जी हस्ताक्षर कर हड़पने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई के मालाबार रहील में रहने वाले सरदेसाई परिवार की पूना में MIDC में जगह है और आरोपी रवि टाकबड़े ने उस जगह को 14 करोड़ रुपए में लेना तय किया था, लेकिन पूरा पैसा न देते हुए रवि ने फर्जी हस्ताक्षर कर कंपनी का 20% शेयर अपने नाम कर लिया और सरदेसाई परिवार ने इसकी शिकायत EOW में की, जिसके बाद अधिकारियों ने रवि को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनह, नमस्कार, ANP न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को लागू किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला कहते रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को दोबारा लागू करवाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए वे शांतिपूर्ण ढंग से लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप और हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई के गाजियाबाद यूनिट उन मामलों में केस को दोबारा रजिस्टर करेगी जिन्हें यूपी पुलिस ने दर्ज किया था। इसके अलावा हाथरस में हुए उग्र धरना प्रदर्शन के बाद
यूपी पुलिस द्वारा दर्ज राजद्रोह और राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रचने जैसे सभी मामलों की भी जांच सीबीआई करेगी। केंद्र सरकार की डीओपीटी विभाग के नोटिफिकेशन के बाद सीबीआई ने हाथरस केस को टेक ओवर किया। जल्द सीबीआई हाथरस केस की जांच शुरू करेगी। इसके पहले योगी सरकार ने हाथरस कांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो। अधिकारियों ने कहा कि जैसे ही केस रजिस्टर होगा, सीबीआई की टीम फॉरेंसिक जांच दल के साथ तुरंत हाथरस रवाना कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बागपत में साधु का शव मिलने के बाद गोंडा में एक पुजारी को गोली मारे जाने को लेकर यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रदेश में पिछले 2 साल में 20 साधुओं की हत्या हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट में लिखा कि गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को भूमाफियाओं ने गोली मार दी। भूमाफियाओं और सत्ता के गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश को अपराध के हवाले कर दिया है। सरकार की जवाबदेही शून्य है। सीएम की संवेदना मरी है, बतौलेबाजी बड़ी है। यह कथित राम राज्य है जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहीं यूपी के देवरिया में कांग्रेस दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संज्ञान लेने की बात कही है। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मुझे टैग किया गया था, जिसमें एक महिला को एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में बुरी तरह से मारा जा रहा है। उस पर मैंने संज्ञान लेते हुए अपने ऑफिस को कहा है कि डीजीपी यूपी को लिखा जाए कि इन सभी व्यक्तियों को अरेस्ट किया जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम चाहते हैं महिलाएं पॉलिटिक्स में आएँ, परंतु अगर इस प्रकार का बिहेवियर होगा उनके साथ किसी पार्टी मीटिंग में, तो कैसे महिलाओं को हम एम्पावर करेंगे, कैसे उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए बढ़ावा देंगे। इस पे हमने संज्ञान लिया है। उधर असम में मौजूद कामाख्या मंदिर रविवार यानी कि आज से एक बार फिर से खुल गया है। भक्त अब मंदिर में जा सकते हैं। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते यह मंदिर बंद कर दिया गया था। दुर्गा पूजा से पहले असम के कामाख्या मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिए जाने से भक्तों में खासी प्रसन्नता है। तो वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए मंदिर समिति ने बताया कि मंदिर के दरवाजे आज से खोल दिए गए, हालांकि अभी आंतरिक गर्भगृह बंद रहेगा। तो वहीं देवालय परिसर का द्वार जो कि सुबह 8 बजे से खुला था, वो सूर्यास्त तक खुला रहेगा, जहां पर प्रत्येक भक्त के लिए अधिकतम समय 15 मिनट होगा। कोविड-19 महामारी के कारण मंदिर को इस साल के शुरू में ही बंद कर दिया गया था। देश में त्योहारों का मौसम अब काफी करीब आ चुका है। अगले सप्ताह से नवरात्र की शुरुआत होने के साथ त्योहार का सीजन शुरू हो जाएगा, जिसमें लोग खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को त्योहार के मौसम में कोरोना से बचाव के तरीके समझाए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह त्योहारों के मौसम में सावधानी बरतें, अन्यथा कोरोना फिर से विकराल हो जाएगा। सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ संडे संवाद प्लेटफॉर्म पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने त्योहारों के मौसम में कोविड से कैसे बचें, इसको लेकर बातचीत की। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना ने बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है। जानकारी के मुताबिक पार्टी के एक नेता के मुताबिक शिवसेना बिहार चुनावों में करीब 50 सीटों पर लड़ेगी। महाराष्ट्र के सीएम और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे बिहार में पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। पिछले कई महीनों से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कई बार विवादों में घिरी शिवसेना अब बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में जारी बवाल के बीच तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी से सांसद भगवंत मान ने एक बार फिर से
केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो जिवें तुहानूं पता ही है कि लोक विरोधी किसान विरोधी ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ की। वहीं केरल में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 11,755 नए मामले सामने आए, जबकि 23 और संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। एक दिन सर्वाधिक मामले सामने आने पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। COVID rate, positivity rate is increasing day by day in Kerala, especially in Trivandrum. The LDF government is totally failure in controlling the COVID spreading rate. In the hospital, including Trivandrum Government Medical College, the health workers are not getting proper facilities and proper mask and proper PPE kit and additional facilities, so that they are very unhappy in connection with. वहीं मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित महावीर ज्वेलर्स के दुकानदार को मराठी ना बोल पाना भारी पड़ गया। 75 वर्षीय लेखक शोभा देशपांडे ने महावीर ज्वेलर्स की दुकान पर सोना खरीदने के लिए गई। दुकान में जाने के बाद शोभा ने दुकानदार से मराठी में बात करने को कहा, जिसके बाद दुकानदार ने मराठी में बात करने से मना कर दिया और कहा कि मराठी बोलने नहीं आता। इस बात पर महिला भड़क गई। इतने में दुकानदार ने पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को बाहर जाने को कहा। इतने में महिला दुकान के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गई और आज सुबह जब यह बात मनसे के नेता संदीप देशपांडे को पता चली तो उसने अपने 5 से 6 कार्यकर्ताओं के साथ जाकर दुकान मालिक की पिटाई कर दी। उधर हिसार के हांसी इलाके में कार में व्यापारी राम मेहर के जिंदा जलाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस व्यापारी को 11 लाख रुपए की लूट के बाद जलाने की घटना थी, उसी व्यापारी को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी व्यापारी ने यह खुद ही साजिश रची थी और कार में मिला कंकाल डाटा गांव के रहने वाले रमलू का था। रमलू राम मेहर का दोस्त था और उस रात दोनों साथ में थे। रात के समय रमलू को शराब पिलाकर गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसके बाद जला दिया गया। पुलिस इस मामले में अब आगे की कार्रवाई कर रही है। आप सभी को ज्ञात है जो व्यापारी वाले मामले में राम मेहर को रिकवर किया गया और आज कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड ली गई है 7 दिन की। जो प्रारंभिक पूछताछ में उससे जो चीज़ें आई हैं। राजस्थान के जोधपुर में नगर निगम चुनाव 2020 को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने बताया कि इस बार के निगम चुनाव ऐतिहासिक होंगे। तो साथ ही नगर निगम की अधिसूचना कल जारी हुई, लेकिन बीजेपी के तमाम संगठन और मंडलों में पहले से तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। तो साथ ही देवेंद्र जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी। जिस तरह कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जो वादे किए उन पर खरी नहीं उतर पाई, तो वहीं कांग्रेस के शासनकाल में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, जो कि जनता को पता है, जिसका परिणाम इस चुनाव में देखने को मिलेगा। अधिसूचना कल जारी हुई, हम उससे पहले से ही निगम चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन 12 मोर्चे 12 मंडल 7 मोर्चे और सभी कार्यकर्ता हम मार्च से इसी तैयारी में जुटे हुए थे और हमारी लगभग तैयारी पूर्ण हो गई और आज उसको फाइनल टच देने के लिए हम सब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं यहाँ पे। जोधपुर नगर निगम का चुनाव इस बार ऐतिहासिक चुनाव होगा। जिस तरह से कुशासन कांग्रेस का रहा है, आम जनता भुगत रही है, चाहे युवा वर्ग हो, उसको जो जिस तरह से उसको बेरोजगारी भत्ते का लालच दिया गया आज तक पूरा नहीं हुआ, किसानों के साथ कर्ज माफी की बात की, उसके बाद इन दिनों में जिस तरह से महिलाओं पे दलितों पे अत्याचार बढ़े हैं, उस कारण से भी। और इसमें सबसे बड़ी बात है
कि बिजली के बिलों में जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि 5 साल तक बिजली के चार्जेस नहीं बढ़ेंगे, वो वादा खिलाफी। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर की प्रतिक्रिया सामने आई। दरअसल विधायक अतुल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर मेट्रो कारशेड 3 मुंबई कांजूर मार्ग पे बनाने को लेकर निशाना साधा, जहां बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री को झूठ बोलने और जनता को बेवकूफ बनाने की बात कही। राज्य के मुख्यमंत्री ने आज मेट्रो कारशेड हम कांजूर मार्ग में करेंगे, इस प्रकार का बयान देना, ये सारा सार महाराष्ट्र की और मुंबई शहरवासियों की दिशा भूल करने का एक है। मेट्रो कारशेड को उन्होंने गत 9 महीने से स्थगिति देने के कारण प्रतिदिन महाराष्ट्र के और मुंबई के जनता का 5 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। अगली खबर यूपी के सहारनपुर से, जहां पर बसपा एमएलसी महमूद अली ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मामले को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है, लेकिन अर्जी की रिकवरी के आदेश दिया जाना हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना है और मेरे विशेष अधिकारों का हनन है। तो साथ ही कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में वह इस मामले को प्रमुखता से उठाएंगे और विशेष अधिकारों का हनन करने वालों को तलब कराएंगे। स्टे के बावजूद डीएम ने दोबारा आरसी रिकवरी के आदेश जारी करने के मामले को उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि सरकार विपक्षी पार्टियों का दमन कर रही है। चुनाव आने वाले हैं ताकि विपक्षी दल चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ना ले सके। मामला ये है, ये एनजीटी का मामला था जो 1 साल पहले इसमें कोर्ट से स्टे पे आ गया था, पर ये सरकार कोर्ट को और किसी को नहीं मानती। ये कोर्ट की अवमानना है और मेरे विशेष अधिकार का हनन है। आने वाले विधानसभा सत्र में इसको उठाऊंगा। जिन्होंने मेरे विशेष अधिकार का हनन किया है उन अधिकारियों को वहाँ तलब कराऊंगा। इसके लिए मुझे मेरी पार्टी के साथ लेकर मैं जो भी संघर्ष करना पड़े मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरे विशेष अधिकार को और मेरे उसका उल्लंघन। उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में 3 मासूम बच्चियों की एक साथ अर्थी उठने से गांव का माहौल गमगीन हो गया। दरअसल बच्चियों की मौत नदी के किनारे खेलते समय रेतीली मिट्टी के धंसने से हो गई। वहीं मौत के बाद ग्रामीणों में गुस्सा देखा जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि नदी के किनारे मनरेगा योजना के अंतर्गत तालाब का निर्माण कराया गया था और पिछले कई दिनों से तालाब और नदी के बीच एकत्रित अवैध रेत माफियाओं द्वारा उत्खनन कर ले जाया जा रहा था, जिसके चलते बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और इसी कारण मिट्टी धंसने से खेल रही मासूम तीनों बच्चियों की मिट्टी में दबकर मौत हो गई। फिलहाल विधायक ननकी राम ने इस मामले पर निष्पक्ष जांच कराए जाने और पत्र लिखने की बात कही है। कल उर्दा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटवितला में वहाँ पर नदी के किनारे 3 बच्चियाँ खेल रही थी, जो कि वहाँ पर जो मिट्टी के धसकने से उसमें खेलते हुए दब गए थे, जिसमें तीनों की बच्चियों की तत्काल घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल उर्दा थाना प्रभारी मौके पर उपस्थित हुआ और उनके द्वारा बताया गया कि बच्चियाँ आपस में खेल रही थी और मिट्टी के वहाँ पर जो स्थिति है वो बालू नदी के किनारे वाला मिट्टी है और बालू से लगा हुआ मिट्टी होने के कारण धसकने की घटना घटित हुई है। सब प्रथम दृष्टि अभी आया है। इस संबंध में थाना उर्गा में मार्ग पंजीबद्ध करके पंचनामा करके बच्चियों की पीएम कराई जा रही है और मार्ग पंजीबद्ध करके जांच में लिया। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं, अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप चाहे कितना भी अच्छा खा पी लें, अगर आपका पाचन तंत्र, अगर आपका लिवर सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, जो कि आपके लिवर सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर पर लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा सबसे पहले आपके हाजमे को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आपका लिवर सिस्टम ठीक होना शुरू हो, आपकी भूख बढ़ जाए, आपको भोजन रुचिकर लगे, आपका खाना खाने को दिल करे और फिर आप जो भी खाना खाएं वही आपको पूरी तरह से पचे, उसी से शरीर में नया खून बने, उसी से शरीर में नई ताकत आए और कल तक जो भोजन आपको नहीं लगता था वही भोजन आपके ऊपर असर करना शुरू कर दे। जब आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपका लीवर सिस्टम ठीक से काम करेगा, तो आप जो भी खाओगे वही आपके ऊपर लगेगा। सही मायने में आपका पाचन तंत्र आपकी वो मशीन है जो आपकी रोटी में से, आपके भोजन में से ताकत निकालने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका